अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 28 है, जो मैजिक फार्मूला पोर्टफोलियो। मतलब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए और हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्टअप करना चाहिए, किस बनाने चाहिए हमने पोर्टफोलियो को, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जो मैंने समझा है मार्केट को, उस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो हम शुरू करते। हम चलते हमारे सीधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम वहां से डायरेक्ट बात करेंगे इसके ऊपर कि मैजिक फार्मूला किसको बोला जाता है और क्या चीज है ये। जैसा कि हमने बार बार देखा है कि कोई स्टॉक को हमको देखना है या कुछ समझना है तो हम किस तरीके से उसको देखेंगे, बरोबर। तो ऐसे ही जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो म्यूचुअल फंड हो गया, ETF हो गया, ऐसे कोई चीजों को देखते हैं हम लोग। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड हमारे से कुछ चार्जेस लेते हैं वो लोग। तो वो अगर हम 10 साल का अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो वो कंपाउंडिंग के अंदर 20 से 25% के आसपास में कंपाउंडिंग में चले जाता है वो। ऐसा चार्जेस तो म्यूचुअल फंड वाले 2% या 2.5% के आसपास में लेते वो साल का। पर अगर हम उसको जब कंपाउंडिंग के अंदर देखेंगे तो वो 20% के ऊपर चले जाता है, वो 20 से ऊपर चले जाता है वो। तो इसके लिए अगर हम अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करें और हमारा एक फार्मूला बना के लगाए तो उससे हम कुछ नया कर सकते। ये फार्मूला मैंने एक बुक से सीखा था। इंशाल्लाह ये क्लास खत्म होने के बाद मैं बुक भी शेयर करूंगा। तो बुक से सीखा था मैंने ये फार्मूला। मैं माइक बंद कर लो भाई। तो हेज फंड वाले, जो हेज फंड रहते हैं जैसा कि HNI हो गया, FII हो गए, ये लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सिस्टम मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। जितना मैं फंडामेंटल के अंदर इतना डीप के अंदर तो नहीं हूँ, मैं टेक्निकल के अंदर अच्छा हूँ, पर तो भी मैंने जो उसके अंदर समझा जो चीज को, मैं वो एकदम शॉर्टकट के अंदर सिर्फ 2 ही आइटम में समझाना चाहता हूँ मैं। एक PE रेशियो के अंदर और दूसरा है ROCE के अंदर। सिर्फ इस 2 चीजों के अंदर मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। हम जैसा आगे बढ़ते हैं, जैसा हमारे अभी तक जितने भी क्लासेस हुए, जैसा इंट्राडे हो गए हो, मतलब जो स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो सुपर ट्रेंड हो गया हुआ या RSI का हुआ, इंट्राडे हुआ, BTST हुआ, या पैटर्न टेक्निक हो गई हमारी, वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, रेंको, VWAP। तो आज उसी तरीके से हम मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे आज। ठीक है, तो हम इसके अंदर से चलते डायरेक्ट सीधा। हम सबसे पहले मार्केट कैप को समझेंगे। मार्केट कैप क्या चीज होती है, जैसा आप सब लोगों को पता ही होगा, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा कि मार्केट कैप किसको बोला जाता है और क्या होता है मार्केट कैप। जैसा अगर हम मार्केट कैप को देखने जाए तो मार्केट कैप के अंदर आ जाती है एक लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप। तो मैं इसके अंदर शॉर्टकट के अंदर लिखने की कोशिश करूंगा।
तो मैं लार्ज कैप को कर दूंगा LC, मिड कैप को MC। स्क्रीन नहीं दिख रही है, 1-2 मिनट। हाँ भाई, तो हम लार्ज कैप को LC लिख देंगे, मिड कैप को लिखेंगे MC, और स्मॉल कैप को लिखेंगे SC। तो हम मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे समझेंगे? जैसा अगर मैं देखता हूं यहाँ पर रिलायंस और MRF के अंदर फर्क देखेंगे अगर हम, तो MRF का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 20 लाख करोड़ के आसपास का है। बीस लाख करोड़ के आसपास का है। और MRF का देखेंगे हम यहाँ पर दूसरा, मतलब कोई कंपनी मार्केट कैप से या उसके शेयर की कीमत से बड़ी नहीं होती है, बरोबर। तो देखिए, रिलायंस का स्टॉक की आज की जो मार्केट कीमत है वो 2955 रुपये है, और MRF की जो कीमत है वो 1,25,000 है। पर दोनों के मार्केट कैप के अंदर डिफरेंट क्या है? ये 2 लाख करोड़ की है मार्केट कैप इसका, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और MRF का मार्केट कैप है सिर्फ 53,000 करोड़ का। तो हम मार्केट कैप को किस तरीके से निकालेंगे? अगर मार्केट कैप हमारे को समझना है तो डिवाइड ऑफ शेयर करना पड़ता है हमारे को, कि इसके टोटल ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे को मार्केट कैप निकल के आएगा। पर हम अगर एक दूसरे मेथड से अगर कुछ चेक करना चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी की मैं पी निकालना चाहता हूं, तो एक मेथड होता है EPS से निकालना, और दूसरा मेथड मैं बताता हूं इसके अंदर आपको, दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, कुछ दिख रहा है आपको इसके ऊपर? नहीं दिख रहा। मेरा कोई पेज चला रहा दिख रहा है इसके अंदर? नहीं कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, मतलब वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने इसके ऊपर ही करते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है 53,000 करोड़ का है। MRF का मार्केट कैप है टोटल 53,277, 53,277।
डिवाइडेड बाय हम इसका नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स उसको लेंगे, नेट प्रॉफिट। ₹2081, 81। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं दोनों से तो देखिए 53277 डिवाइडेड बाय 2081, मेरा इसका आज का जो पी है 2506। $25.60 आ रहा है। तो ये एक मेथड हो गया इसको पी को शॉर्टकट के अंदर निकालने का। देखिए बरोबर है, मतलब मेरे को अर्निंग पर शेयर करने के बजाय मैं आज का मार्केट कैप उसको उसके नेट प्रॉफिट से अगर डिवाइड कर दे रहा हूं तो भी निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं किसी कंपनी के बारे में अगर मार्केट कैप को अगर निकालना चाहता हूं तो इस तरीके से भी देख सकता हूं। जैसा अगर मैंने एक कंपनी के 10,000 करोड़ के अंदर एक कंपनी खरीदा, उसकी शेयर की कीमत है ₹100। तो बताओ इसका पी कितने का होगा? 1,00,000 करोड़। रहेगा। ₹100 का शेयर है, प्राइस है इसका ₹100। अब अगर मैं इसको, ये कंपनी मेरे को 200 करोड़ कमा के दे रही है साल के, तो इसका पी कितने का होगा? हाँ, 10,000 करोड़ की कंपनी है, साल में ₹200 मेरे को कमा के दे रही, 200 करोड़ कमा के दे रही है, तो उसका पी कितने का आएगा वो बताओ कोई? 50। यही अगर 20,000 करोड़ की कंपनी है तो कितना आएगा उसका पी? 100। बरोबर, एकदम कितना आसान होगा पी निकालना आपके लिए। भाई इसमें क्या करेंगे, सरवाड़ा करेंगे बात बाकी। हाँ, क्या चीज? किस तरह निकालेंगे समझ नहीं पड़ी यानी। डिवाइड करेंगे 200 को 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे। बस मैंने इसके लिए तुम्हारे को डायरेक्ट कल पहले एमआरएफ के ऊपर लेके गया, एमआरएफ के ऊपर लाके तुम्हारे को वहां से डिवाइड करवा दिया उसको। उसका पी जो है यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप आ गया, पी आ गया, और ये अभी का जो उसका जो प्रॉफिट है एनुअल, वो प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ पर लाके बता दिया। जो एनुअल साल का जो प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स है ना, बिफोर टैक्स जो बचा है पैसा, उसके ऊपर तुम्हारे को डिवाइड करना है, तो तुम्हारा यहाँ पर जो पी आ जाएगा। अब समझ लो कि मैंने अगर एक कंपनी खरीदना है 20,000 करोड़ की कंपनी, ये 10,000 करोड़ की कंपनी मेरे को खरीदना है, 10,000 करोड़ की कंपनी मेरे को खरीदना है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 10,000 करोड़। अगर इसका पी 100 का रहेगा तो मेरे को कितने साल में पैसा मेरे को रिटर्न आएगा वो बताइए। कोई बता सकता है इसको? समझ लो इसको अपन कर देते 20,000 करोड़ की, तो इसका पी निकलेगा 100 का, इसका पी 100 का आएगा,
100 का पी आएगा इसका, और मेरा जो पैसा है 20,000 करोड़ जो मैं डाल रहा हूँ आज इसके अंदर, कंपनी के अंदर, ये पैसे को रिकवर करने के लिए मेरे को 100 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे पैसा रिकवर करने के लिए? 200 से डिवाइड करो 2000 को, 20,000 को, 20,000 डिवाइडेड बाय 200, तो मेरे को 100 साल लग जाएंगे मेरा पैसा रिकवर करने के लिए यहां से। समझे जी भाई? क्या बोल रहे, बोलो। मैं जिसके भी जो सवाल है भाई, मैं क्लास के एंड के पहले पहले मैं सवाल लूंगा, तो आप अपना जरा माइक बंद रखिए, ठीक है? मतलब आपको जो जो पेन और एक नोटबुक लेके बैठिए, मैं जो चीजें बता रहा हूँ इसको आप नोट करिए। तो हम अगर कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते कि जो 100 के पी के ऊपर चल रही है, उसको उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको रिकवर करने के लिए 100 साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए, तो हमको कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर यही 20,000 करोड़ की कंपनी यही 20,000 करोड़ की कंपनी 20,000 करोड़ की कंपनी और ये हर साल 500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। 500 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो इसका पी कितने का आएगा अपना, बताइए कोई? 20,000 डिवाइडेड बाय 40 का पी आएगा। कितने का पी आएगा? 40 का। अब हमको यहाँ पर 20,000 रिकवर करने को कितने साल लगेंगे? 40। तो हमारे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, ये वाली कि ये वाली? 40 वाली अच्छी है अशफाक भाई। 40 वाली अच्छी है। तो हम इस तरीके से जो कंपनी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरओई, मतलब पी डिवाइडेड बाय आरओई, हम इस तरीके से काम करेंगे और मार्केट के अंदर जो हमारा प्रॉफिटेबल वाला जो मामला है उसको देखेंगे। पहले हम समझते कि इसको किस तरीके से देखेंगे, पहले वो समझते हैं। मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 पार्ट के अंदर, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। इसके अंदर ये हम समझ लेते हैं कि भाई एक किराना दुकान है या एक फ्लोर मिल है। मैं फ्लोर मिल एग्जांपल लेता, या आटा चक्की वगैरह ये वो। तो यहाँ पर मैंने ए कंपनी और यहाँ पर बी कंपनी करके ये कर देता हूँ इसको, आपको हर एक चीज आसान समझ में आएगी, ठीक है? अब इसके अंदर जो ए कंपनी है वो एक मशीन लगाया, उसने एक मशीन लगाया और उसने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे 10 लाख रुपीस। ₹10 लाख इन्वेस्टमेंट किया। और बी ने 2 मशीन लगाया और इसने 2 मशीन में 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया इसने। टोटल इन्वेस्टमेंट इसने 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। पर इसने ईयर एंडिंग के अंदर इसने प्रॉफिट किया 1 लाख रुपया। और इसने किया 1,80,000 रुपया।
इसने 1,80,000 रुपए किया। तो बताइए नेट प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर किसका कितना आएगा? 10 लाख परसेंटेज 1 लाख, यानी कि 10% इसने प्रॉफिट किया। 1 लाख को 10% का RYCE किया इसने। ROCE, बरोबर। और इसने 9% किया। करिए टोटल करके देख लो आप इसको कि 9% हो रहा है क्या? 20 लाख डिवाइडेड बाय 180 परसेंटेज कर लो इसको, तुम्हारा आंकड़ा निकल के आ जाएगा वहां पे। समझ में आया भाई ये चीजें क्या है? अब इन दोनों में से कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी है? बताओ कोई। मैं आप सब से पूछ, कंपनी ये ए कंपनी अच्छी है या ये अच्छी है? इसने तो डबल मशीन लगाया है, इसने तो, इसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। ये अच्छी। हाँ, इसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। इसके पास में सिंगल मशीन है, इसके पास में 2 मशीन है। ये 1,80,000 कमा रहा है, ये 1 ही लाख कमा रहा है। तो कौन सी अच्छी हमारे लिए? अशफाक बी में 11% आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है? 11.11 आ रहा है। 11 आ रहा है। ये कंपनी ठीक है। नहीं ना भाई, कैसी का 11 आएगा? 20 लाख डिवाइडेड गुणिले 180, 1,80,000 परसेंटेज के अंदर 20 लाख, %9 करिए ना, मारिए 9% टोटल मारिए। 180 का तुम्हारा फिगर आएगा सामने। 20 लाख डिवाइडेड बाय 180 करिए, या 20 लाख 9% से डायरेक्ट 9% लिख के परसेंटेज दबा दो कैलकुलेटर के अंदर, 9% आएगा। ऐसा क्या कर रहे हो यार, मेरे को भी कंफ्यूज कर देंगे तुम। चेक करो फिर से एक बार। 9% के हिसाब से अगर 90,000 में 10-10 लाख के अंदर बांटता 9 बराबर है। 9 बराबर है। बरोबर आएगा। हाँ सही है अशफाक। हाँ 9 सही है। बरोबर है। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते भाई। कौन सी कंपनी अच्छी है दोनों में से? ये वाली ए अच्छी है। बी वाली। ए वाली कंपनी हमारे लिए सही है। क्यों? कि आगे अगर इसने एक मशीन बढ़ाया और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसने, वापस 10 का इसने इन्वेस्टमेंट किया इसने, तो ये आगे 20% का इनकम जनरेट करेगा ये, और ये 10% का इनकम जनरेट करेगा, तो 2 लाख रुपए साल का ये जनरेट करेगा। इसका 180 से बेहतर है हमारा 10%, इसके 9% से ज्यादा हमारा 10% है। ठीक है, तो आपने पी को समझ लिया, पी किस तरीके से निकलती है। आपने आरओई को समझ लिया। क्या आरओई क्या चीज है? कि जो कंपनी का आरओई ज्यादा है वो कंपनी हमारे लिए अच्छी है। बरोबर, समझ गए? जो कंपनी का पी कम है, जो कंपनी का पी हमारे लिए कम रहेगा, वो कंपनी हमारे लिए अच्छी रहेगी। पर हम कैसा देखेंगे कि जो आरओई को कैसा निकालेंगे हम उसके अंदर, पी को कैसा देखेंगे? तो मैं इसके लिए डायरेक्ट हमारे जो हम इसके ऊपर देखते हैं, दो कंपनियों को यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। समझ लो एक काम करते हैं हम लोग, एक जैसा एशियन पेंट को ले लेते हैं हम यहाँ पर, कि हमको अगर एशियन पेंट को देखना है तो एशियन पेंट के साथ में जो रहने वाली कंपनियां, या तो चलो एक
एक काम करते हैं कि आईटी सेक्टर की कोई कंपनी लेते हैं, इन्फोसिस लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पियर्स जो है इसके साथ वाले, इसके ऊपर जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी पेन और बुक लेके बैठो आप, और उसके अंदर आप नोट करो कि इसके अंदर से अच्छी कंपनी कौन सी, आपको बोलना है मेरे को उधर से, बरोबर। हम इसको नंबर देंगे इनको एक दूसरों को, बरोबर। हम इसके अंदर से जैसा सबसे एक नंबर के ऊपर जो कंपनी है वो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, एल&टी माइंट्री है, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट सिस्टम है। अब इसके अंदर हम सबसे छोटी, जिसका सबसे कम पी होगा, हम उसको एक नंबर देंगे, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको भाई माइक बंद कर लो यार, जिसका सबसे कम पी होगा हम उसको एक नंबर देंगे, बरोबर। तो देखिए ये आप लिखो टीसीएस, लिखो, नाम लिखे आपने सबने, आपके बुक के ऊपर लिखो, तो आपको समझने में एकदम आसान हो जाएगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मेरा पेन चल रहा नहीं है इसके ऊपर, अगर पेन चलता था तो मैं तुम्हारे को इसके ऊपर से आसानी से बता सकता था, बरोबर। या तो फिर मेरे को बार बार यहाँ से वहां पर लेके जाना पड़ेगा इसके ऊपर। चलो इसके ऊपर करते हम, चलो ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले करते टीसीएस को लेते हैं। टीसीएस, उसके बाद में दूसरी कंपनी कौन सी थी, इन्फोसिस, तो मैं सिर्फ इन्फी लिखता उसको। दूसरी कंपनी एचसीएल टेक, HCL लेता सिर्फ मैं उसका, HCL। विप्रो। चौथी कंपनी कौन सी थी, विप्रो। ठीक है। पांचवी कंपनी एलटी, माइक बंद कर लो यार, क्यों डिस्टर्ब करते यार। आदाब, महफिल के आदाब समझते क्या नहीं समझते आप लोग। इरफान भाई आपका माइक बंद कर दो ना, डिस्टर्ब हो रहा है। भाई इनको जिसका भी माइक चालू रहा, कम से कम तुम लोग, तुम में से किसी और ने चालू करके बोल दिया करो यार। क्योंकि है ना, अपने काम अपन जो चल रहे ना, जो चीज के अंदर लेके, वो दिमाग में से हट जाता कि मैं क्या बता रहा था यहाँ पर। 6 नंबर पे एल&टी माइंट्री, एल&टी, एलटी लिखता मैं उसको सिर्फ। टेक महिंद्रा, 5 के ऊपर ये है ना, देखो मैं यहाँ पर 6 नंबर कर दिया था, ये 6 टेक महिंद्रा है ना, TH THM कर देता उसको मैं। परसिस्टेंट, एक मिनट, हाँ, छः सात, सातवीं परसिस्टेंट है ना। हाँ उसको 7 पी कर देता उसको।
ई करके, ठीक है। अब इनके अंदर यहाँ पर मेरे को नंबर बोलते जाना। देखो सबसे ऊपर वाली 29 है, उसके बाद में 23 है, हम वो पॉइंट को नहीं लेंगे, ठीक है। TCS है 29, इसके बाद में इन्फोसिस 23 है, फिर 24 है, 24 HCL टेक 24, विप्रो 22, 22, LT 32, 32, 56 और 53। और 53। अब हम इसको इसके अंदर नंबर करेंगे, इसके अंदर जो सबसे कम है उसको एक नंबर देंगे। प्रो एक मिनट करेंगे रुको 2 मिनट जरा, थोड़ा सा इसको एक जगह कर लेता हूं मैं। विप्रो को 1 नंबर जाएगा, 2 नंबर किसको जाएगा? इन्फोसिस को जाएगा, 23 उसके बाद में HSC को 3 नंबर जाएगा, TCS इसको 4 नंबर जाएगा, इसको 5 नंबर जाएगा LT को, ये 6 और टेक महिंद्रा 7 नंबर पे आएगा, ठीक है। हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम दूसरी कंपनी लाएंगे ROCE वाली, यही कंपनियां हम लेके आएंगे ROCE उनके, क्या ROCE क्या है उनकी, ठीक है। देखिए लिखो यहाँ पर, देखो ROCE इसकी क्या है, देखो TCS की 64, इन्फोसिस की, स्क्रीनशॉट ले लिया है आप? चलेगा ठीक है, चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आता हूँ, ठीक है। चलो बोलो। 64, ये P है, PE, और ये है ROCE, कितना है इसका? 64, 64, 39, 39, 29, आगे 29, आगे 17, 17, 31, 11, 29। विप्रो 17, उसके बाद में 31 31, 31, 31, फिर टेक महिंद्रा 11, 11, 11, उसके बाद में 29, 29, 29 है 21, 29। अब हम इनको भी रैंक देंगे, अपन एक नंबर देंगे, बरोबर। सबसे ज्यादा कौन सी है? TCS है, 1 नंबर देंगे इसको हम। 2 नंबर पे कौन है? ITC है ना,
ये इन्फोसिस है 2 नंबर पे। 24, 31 वाली ज्यादा है एलटी, इसको 3 नंबर देंगे। पी वाली है। 2980, 2984, तो हम एचसीएल टेक को ज्यादा देंगे, 4 नंबर एचसीएल टेक को देंगे। फिर 5 नंबर परसिस्टेंट सिस्टम को देंगे। 11, 17 को 6 नंबर देंगे और इसको 7 नंबर देंगे टेक महिंद्रा को। अब इस सबसे अच्छी कंपनी कौन थी इसके अंदर, क्यों बताओ मेरे को। तो हम इसका फाइनल नंबर मारेंगे यहां पर, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 4 7, 1 और 6 7, 5 और 3 8, 7 और 7 14, 6 और 5 11। अब इसके अंदर सबसे 1 नंबर पे कंपनी कौन सी है, कैसा निकालेंगे उसको, कैसा देखेंगे हम इसको, बताओ कोई। किसके अंदर 1 नंबर पे कंपनी कौन सी आई। सबसे कम नंबर वाला। हाँ, इन्फो इन्फोसिस आई, बरोबर। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है, इन्फोसिस, बरोबर, क्योंकि इसके जो नंबर है ये बढ़िया है। पर हम इसको इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो कैसा रहेगा। पानी पिला बेटा। जो हमारे एक सेटिंग के अंदर आएगा, हम सिर्फ उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हम उसके बाजू वाली कंपनी देखेंगे। समझ गए। हम इसकी सेटिंग करेंगे 3-3 की, और जब इसके अंदर डेली के अंदर बाय का सिग्नल चल रहा है और हमारे इसके अंदर 5 साल के इसके अंदर बाय का सिग्नल चल रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर 5 साल में बाय का सिग्नल चल रहा हो तो ही हम वो कंपनी को देखेंगे, नहीं तो हम उसको कंपनी से अवॉइड करेंगे। हम कोई दूसरे सेक्टर की कंपनी देखने जाएंगे। देखिए सेल का सिग्नल चल रहा है, हम ये कंपनी को जब तक बाय का सिग्नल नहीं आएगा हम इसको अवॉइड करेंगे, बरोबर। हम इसके अंदर समझ लो दूसरी सेक्टर बोलो, कोई मेटल ले लेते,
मेटल के अंदर टाटा स्टील वगैरह सेल लेते हैं यहाँ पर, SEL, SAIL। इसके पीयर कंपनी के अंदर जाएंगे हम। जो कंपनी का पी नहीं रहेगा हम उसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर JSW 26 का पी इसका। अब यहाँ पर आपको तो इसके अंदर समझ गया कि भाई सबसे कम पी किसका है, हमको उसको निकालना है, एक नंबर उसको देना है। तो देखिए सेल का यहाँ पे 17 का पी है, ये 25 का पी है, ये 100 का पी है, ये 26 का ही है। इसके बाजू में श्याम मेटल जो है इसकी 17 का पी है। अच्छा, जो कंपनी का ROE भी माइनस में रहेगा वो कंपनी को भी नहीं देखेंगे, बराबर। तो देखिए टाटा स्टील का पी भी नहीं है और ROE भी माइनस में, तो हम ये कंपनी को अवॉइड करेंगे, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर तो हो गया हमारा, और अब यहाँ पर जब जाके देखते तो यहाँ पर किसको एक नंबर मिल रहा है, यहाँ पर 62 वाला कौन है, पर इसका 100 का पी है। मतलब ये यहाँ पर से माइनस में चले जा रहा है और यहाँ पर प्लस में आ रहा है, मतलब इसको अवॉइड करना पड़ेगा हमको, बरोबर। अब यहाँ पे जो 17 का पी वाला जो है उसके 7 का ROE चालू है, तो इसके अंदर से 2 नंबर पे सदूती सी ये वाला है, इसका 1773 का है। तो देखिए श्याम मेटल आया है यहाँ पे हमारे लिए निकल के, तो ये कंपनी इसका 37 का पी है, ROE है, और पी 17 का है ना। 2 नंबर कंपनी, 2 नंबर के ऊपर ये कंपनी निकल के आएगी। समझ में आया मैं क्या बताया भाई? करो, कोई पेपर के ऊपर लिख के करो वहां पर, जैसा 1 2 3 हम कर रहे हैं, चलो करो, क्योंकि वहां पर लिखने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है। और नंबर दो सबको, और नंबर डिवाइड करके श्याम मेटल आ रहा है क्या वो देख लो, श्याम मेटलिक। इसको एक नंबर देना है नीचे से ऊपर तक, मतलब सबसे कम नंबर जिसके है उसको एक नंबर देना है और वहां से ऊपर चलना है, और इसको ऊपर से नीचे आना है एक नंबर करते हुए। समझ गए? ROC ये रहा है, ROC है ना, इसको ऊपर से नीचे आना है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है 26 का ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, और उसका 100 का पी है, बरोबर। 2 नंबर पे है APL अपोलो, 25 का पी है, 25 का ROE है, और पी उसका 59 का है। मतलब ये 2 नंबर के ऊपर है, इधर यहाँ पर 2 नंबर में आएंगी, और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर में आएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे से 7 नंबर पे आएगी ये कंपनी, 6 नंबर पे। करा भाई किसी ने किया? यहाँ पे नंबर निकल के आएगा जिंदाल स्टैनली का आएगा, है ना। हम इसको देखते हैं, अगर ये हमारे बाय सिग्नल में आ रहा तो हम इसको निकाल के साइड में रखेंगे, बरोबर। जिंदाल आया है क्या देखो तो, किसी चेक करो। JSL, अभी हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे, तो इसके अंदर अगर हमको ऐसा लगता है कि बाय का सिग्नल चल रहा है, तो ये कंपनी को हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में निकाल के रखेंगे। मैं अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक और फार्मूला है एक्सेल के ऊपर, पर असल में मेरा एक्सेल काम नहीं कर रहा है। देखिए इसके अंदर बाय का सिग्नल चल रहा है, हमको यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं लगाना है,
हमको सिर्फ देखना है कि बाय का सिग्नल चल रहा है क्या, तो ये बाय का सिग्नल चल रहा है, बस हमको इतना ही देखना है इसके अंदर। नहीं करेक्ट है भाई, जिंदल स्टील स्टेनलेस स्टील ही आ रहा है। बरोबर, 6 नंबर। ओके बरोबर। दूसरा सब 7 और 8 आ रहा है। क्या आ रहा है दूसरा नंबर पे? दूसरा 4 स्टॉक 7 नंबर पे आ रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सेल, एपीएल अपोलो, सैम मेटालिक्स, पूरा 7 नंबर पे आ रहा है। हाँ, इसका आएगा JSW आएगा, है ना, 2 नंबर पे JSW आएगा। JSW 8 आ रहा है, 8 आ थोड़ा रहा है ज्यादा। ना। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ना, पर वो मतलब ये कम जो है कम आने वाला जिंदाल ही कम आ रहा है। जिंदाल कितना आया जिंदाल का? 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर, 6 के बाद में 8 आएगा ना। हाँ, 6 के बाद 7 किसका आया? 7 आया 7 किसी का? ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है, सेल पे आ ट्यूब रहा है। इन्वेस्टमेंट साथ में आएगा ना, ट्यूब सेल। इन्वेस्टमेंट हाँ, का साथ में आएगा ना भाई। वही दोनों का बोल रहा टोटल करेंगे, तुमने दोनों का टोटल करो ना, आरओई का भी टोटल मारो और उसका भी करो, उनके नंबर वहां पर मैच करो, तो तुम्हारा वही ये जिंदाल स्टील का आएगा। हम और सही एक है। आधी किसी फार्मा कंपनी लेते हैं इसके अंदर, और फार्मा कंपनी को देखेंगे हम। समझ लो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सन फार्मा लेता हूँ, SUN। इसके पियर्स कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे फार्मा कंपनी के अंदर। देखिए, अब मैं यहाँ पर मेरे पास में बनाता हूँ भाई, वहां से तुम गड़बड़ कर दे रहे है ना। मेरे बुक के अंदर करता हूँ, चलो उसको देखिए। इसके अंदर सबसे कम वाली जो है 1 नंबर पे सन फार्मा है, टोटल 36 का पी इसका, 36। उसके बाद में 2 नंबर पे सन फार्मा के बाद में सिप्ला 29, उसके बाद में जेडस 3 नंबर पे 28, उसके बाद में डॉक्टर रेड्डी 18, उसके बाद में 49, उसके बाद में 22 आरोबिंदा फार्मा, उसके बाद में लुपिन 38। इनके अंदर मेरे को नंबर देना है, तो देखिए सबसे कम वाला है इसके अंदर डॉक्टर रेड्डी 1, 2 नंबर पे औरोबिंदा फार्मा है, 3 नंबर के ऊपर है 38, उसके बाद में 28, 3 नंबर के ऊपर जेडोस है 3, उसके बाद में सिप्ला है 4, उसके बाद में सन फार्मा है 5, उसके बाद में है लुपिन 6, और मैनकाइंड फार्मा है 49, है ना, 7 नंबर पे। अब मैं यहाँ पर आरओई लेता है इसका, ये देखिए आरओई यहाँ पर है ना। तो 1 नंबर के ऊपर इसका 33 है, 33, उसके बाजू वाले का नहीं, सॉरी एक मिनट, 17 है इसका, 1 नंबर वाले का सन फार्मा का 17, 2 नंबर के ऊपर 23, 3 नंबर के ऊपर 22, 4 नंबर पे 26, 5 नंबर पे भी 26, 6 नंबर के ऊपर 14, और 7 नंबर के ऊपर है लुपिन, ये 15 का। ठीक है, अब हम इनका नंबर लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए सबसे ज्यादा जो इसका है वो 26 है, 26 के अंदर यहाँ पर 2 है, तो डॉक्टर रेड्डी 1 नंबर के ऊपर कंपनी निकल के आ रही है ना। डॉक्टर रेड्डी का 26, 1 नंबर डॉक्टर रेड्डी गई, 2 नंबर के ऊपर उसके ऊपर वाली, उसके बाजू वाली कंपनी मैनकाइंड गई 11 नंबर, है ना, 1 नंबर, 2 नंबर मैनकाइंड हो गया। एरोबिंदो आ रहा है 1 नंबर पे। 1 नंबर डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी आ रहा भाई, ऐसा क्या कर रहा हो? रोबिंदो फार्मा 14 का सेकंड मेडिकल बरोबर आ गया। जी तो जी अब इसके अंदर डॉक्टर रेड्डी को लेके जाते हैं हम, चेक करते हैं हमारे इसके अंदर
देखिए ये कोई भी रिकमेंड नहीं, सिर्फ ये कैलकुलेशन है, मार्केट को देखने का नजरिया है। हम इस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, करने का फिर उसका बाद में इसको स्टॉक को कैसा खरीदना है उसका तरीका है, उसका तरीका भी बताता हूँ किस तरीके से हम ये स्टॉकों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए बाय का सेल चल रहा है, बस हमको सिर्फ इतना देखना है बाय का सेल चल रहा है, बाय चल रहा है यहाँ पर, है ना, बरोबर बाय चल रहा है ना यहाँ पे वीकली के अंदर। हमको सिर्फ इतना देखना है, वो कहाँ मिल रहा, कितना मिल रहा, कैसा मिल रहा, हमारे को वो नहीं देखना है। हम इसको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है हमको इसके अंदर। जैसा हम अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं कि कितने का बनाएंगे भाई, तुम में से कोई बताओ कि मेरे को इतने का पोर्टफोलियो बनाना है। 1 लाख। हम कम से कम एग्जाम्पल लेते 10 लाख रुपए का, ठीक है, मतलब तुम्हारे को समझ में आएगा कि हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए हमने, ठीक है। हम 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो 10 लाख के पोर्टफोलियो के अंदर हम इसके अंदर पहला महीना लगाएंगे जनवरी, फिर हम फरवरी महीना छोड़ देंगे। तो इसको जे लिखता सिर्फ, इसके पेन से सही लिखे भी नहीं जाता है। फिर दूसरा महीना लेंगे हम इसके अंदर मार्च का, तीसरा महीना लेंगे मई का, एम वाई कर देता इसको मैं, चौथा महीना लेंगे हम जुलाई का, जे यू कर देता उसको, पांचवा महीने लेंगे हम सितंबर का। हमको सिर्फ इसको 6 पार्ट में डिवाइड करने का है, और इसको डिवाइड करने का है, अगर हम इसको 12 लाख करते तो बेहतर रहेगा, हमारे आंकड़े सही आएंगे। 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 2 लाख 2 लाख से इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमको ये 2 लाख रुपए भी एक टाइम के अंदर नहीं डालना है पूरे के पूरे, हमको स्टॉक थोड़े थोड़े करके खरीदना है। यहाँ पर हम जो 5 कंपनियां निकालेंगे इसके अंदर से, तो जनवरी महीने के अंदर समझ लो, अगर हमारा अभी समझ लो चालू है, जून महीना चालू, अगले महीने से हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है, जुलाई महीना है हमारा अगला महीना, बरोबर। तो हम जुलाई महीने से टारगेट लगाते कि भाई हमारे को जुलाई महीने में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम जुलाई महीने के लिए 5 स्टॉक निकालना है हमारे को, कि जिसके अंदर पी रेशियो उसका कम हो और आरओई आरओसीई बहुत ज्यादा हो उसका। और हम सेक्टर देखेंगे, ऐसे सब जितने सेक्टर है उसमें 5 सेक्टर के अंदर से 5 कंपनी निकाल के लाएंगे हम ऐसी, कि जिसके जैसा अभी फार्मा कंपनी के अंदर हमारे को सन फार्मा, अपने डॉक्टर रेड्डी मिली हमारे को। ये हम लार्ज कैप कंपनी देख रहे, इसके अंदर हम इस तरीके से, मैंने एक ये भी बनाया था इसका स्कैनर, पर मेरे को नहीं लगता कि वो उसके अंदर हम इतने आसानी से काम कर पाएंगे। देखिए ये निफ्टी 500 के अंदर स्टॉक बताता है ये, इसके अंदर और कुछ रेशियो डालना पड़ेंगे, है ना। इसके अंदर मैंने सिर्फ पी डाला है और ये डाला है, देखो ये 8 के ऊपर चाहिए मेरे को, और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी उसका मतलब। तो यहाँ पर टोटल जो कंपनी निकल के आई वो 329 कंपनी निकल के आई, पर मेरे को इसके अंदर से अब डिवाइड करना है, तो उसके लिए एक्सेल बनाना पड़ेगा मेरे को। तो इंशाल्लाह वो मेरा कल के रोज इसका प्रीमियम चालू हो जाएगा ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ये हमारा बंद हो गया ना इधर से, ये ट्रेडिंग व्यू का, तो ट्रेंड लाइन चालू हो जाएगा कल के रोज। उसका प्रीमियम भर दिया मैंने आज, तो वो ओपन हुआ, चालू हुआ कि वैसी मैं इसका एक्सेल शीट बना के ग्रुप में शेयर करूंगा। समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए। फिर हम इसके अंदर से टोटल जो हर महीने को, हर 2 महीने के अंदर 5-5 कंपनी खरीदते रहेंगे इसके अंदर,
और जो कंपनी रिपीट हो रही है वो कंपनी को रिपीट नहीं लेंगे हम एक कंपनी के अंदर 40,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। ऐसा हम टोटल कंपनी हमारे पास में रहेगी 30 कंपनी। ये जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां है वो जो उनके जो सिस्टम जो है उनका सिस्टम इसी तरीके से रहता है। और वो क्या करते हैं फिर इसके अंदर से हर, जैसा मैंने जनवरी महीने के अंदर पहली बार इन्वेस्टमेंट किया, अगर जनवरी महीने के अंदर, तो मैं उसको कहाँ निकालूंगा? जनवरी महीने का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा मेरा, समझ लो वो पहली बार में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो समझ लो 2,50,000 रुपये हो गया मेरे को, या 3 लाख रुपए हो गया मेरा वो पैसा। तो मैं पूरा के पूरा इन्वेस्ट करूंगा। जो आने वाले साल के जो 1 साल इसका पूरा इन्वेस्टमेंट रखूंगा, और नेक्स्ट ईयर, है ना, जनवरी छोड़ने के बाद में मैं जब ये माल बेचूंगा, ये माल बेच के और जो पैसा आएगा मेरे पास में वापस में री इन्वेस्टमेंट करूंगा, और इसको बोला जाएगा मेरा कंपाउंडिंग। मैं पोर्टफोलियो सिर्फ 10 लाख रुपए का बना रहा हूँ, वो 10 लाख रुपए से हर साल मेरा पैसा कंपाउंड होते रहेगा। ये 20 लाख, ये 2 लाख जो लगे थे यहाँ पर, वो निकाला मैंने 3 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकाला। अब मैं यहाँ पर जो माल खरीदूंगा उसको फिर से मैं 5 कंपनी में डिवाइड करूंगा, और उसको 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा। और जो भी कंपनी मेरे को रिटर्न आ रही है वो कंपनी में रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, उसको मैं 1 साल के लिए छोड़ूंगा, और फिर वापस उसको 1 साल के बाद में अगर वो कंपनी वापस दिखती है मेरे को, तो फिर मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, इसका मैं पीपीडी बना नहीं पाया था, इंशाल्लाह मैं पीपीडी तैयार करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, और तुम कौन से टूल के ऊपर जाके इसके अंदर एंट्री लेंगे। हम जब पोर्टफोलियो को जब इन्वेस्टमेंट करते पोर्टफोलियो का, तो हम पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट में हम वीकली देखा करते हैं। क्या देखा करते हैं? वीकली देखा करते हैं। और तुम्हारा ये 10 साल का नजरिया, 10 लाख रुपए को 10 साल का नजरिया रखो, और 10 साल के अंदर अगर इसने ये कंपाउंडेड अगर बताया गया, इसको कंपाउंडेड मतलब तुम जो माल बेचेंगे हर साल वो रिटर्न वापस इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे। जैसा मैं जनवरी महीने के अंदर जो मैंने माल बेचा, मेरा उसका इन्वेस्टमेंट मार्च वाले महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा मेरा, मार्च के अंदर जो बेचूंगा मैं वापस मई के अंदर होगा इन्वेस्टमेंट मेरा। इस तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ते चलेगा, बरोबर। और जो कंपनी मेरे पास में 5 कंपनी खरीदना है मेरे को, उसी 5 कंपनी में खरीदूंगा। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 30 कंपनियों से ज्यादा नहीं रखूंगा। अच्छा, जो कंपनी वो नीचे चल रही ऊपर चल रही उसको नहीं देखना, हमको देखना है कि जब इसके पूरा 1 साल हो जाएगा, 12 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद में हमको बेचना है इसको, बरोबर। इसको जब हम बेचेंगे तो कहाँ कंपनी गई थी, किधर गई थी, हमको इससे लेना देना नहीं, बरोबर। हम ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर कम से कम नहीं भी तो 30% CAGR से हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसके अंदर कितना परसेंट? 30% CAGR से। अगर 30% CAGR से अगर तुमने इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए अगर छोड़ दिया, तो तुम्हारा 10 लाख 30% के हिसाब से कम 90 लाख के आसपास में आंकड़ा रहेगा। कितना रहेगा? 90 ने तो 80 लाख के आसपास में तो आ ही जाएगा उसका आंकड़ा। अगर मैं CAGR कंपाउंडिंग अगर यहाँ पे करता हूँ, और मैं सिर्फ 2 लाख रुपए को री इन्वेस्टमेंट बताऊंगा इसके अंदर, या 1 टाइम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बता दूंगा, तो भी उसका आंकड़ा बैठ जाएगा। अब मेरा यहाँ पर जो 12 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरा साल भर के अंदर अगर वो री इन्वेस्टमेंट करते रहा, मैं उसको उसी तरीके से हर साल के अंदर एक नंबर वाला सेल करूंगा, ये नंबर वाला, फिर इसके बाद में इसका नंबर आएगा, फिर इसके बाद में इसका नंबर आएगा, और इसके बाद में इसका नंबर आएगा। सारे हेज फंड, DI, FI इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप में से किसी को इस तरीके का अगर कुछ मालूम होगा तो बताइए कि ये सही है कि गलत है। मैं गलत तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा और मैंने मेरे जो दोस्तों से
जो म्यूचुअल फंड कंपनियों के अंदर काम करते हैं, जो फंड मैनेजर है, उनसे जब मैंने डिस्कस किया था इसके ऊपर, तो मेरे को फार्मूले बताए थे उन्होंने, कुछ फार्मूले थे उनके, इस तरीके के फार्मूले थे। क्योंकि देखिए, हम जब कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, तो हम म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो देखिए म्यूचुअल फंड में 30 कंपनी मिलेगी तुम्हारे को, कि भाई वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे 30 कंपनी। अब यहाँ पर तुम्हारे को यहाँ पर सिर्फ टैक्स लगना है तुम्हारे को 10% का, लॉन्ग टर्म गेन लगेगा तुम्हारे को इसके अंदर, शॉर्ट टर्म नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि तुम हर साल बीतने के बाद में तुम इसको बेच रहे हैं। अब इसके अंदर तुम्हारा प्लस माइनस रहेगा, तो इसके लिए जो टैक्सेस है तुम्हारे वो बचते चलेंगे इसके अंदर। और लॉन्ग टर्म के अंदर तुम्हारा ये फंड 10 साल का भी अगर तुमने टाइम पीरियड दिया, तो अल्लाह ने चाहा, मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से अगर हो गया, तो तुम एक अच्छा बड़ा अमाउंट इसके अंदर से बना लेंगे। सिर्फ तुम्हारे को यहाँ पर सैंडलियर एग्जिट को यूज करना है और 3-3 की सेटिंग के ऊपर बाय सिग्नल देखना है बस। इसके अलावा तुमको दूसरा कुछ ही नहीं देखना है, ना कोई सेटिंग करनी, ना कुछ करने जाना है भाई। अब तुम्हारे सवाल लेता हूं मैं, जो भी तुम्हारे सवाल होंगे सवाल पूछिए मेरे को, मैं सवालों के जवाब दूंगा आपको। अशफाक भाई, इसमें हम कोई भी ऐसे अलग अलग 5 सेक्टर लेके कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसा तुमको दिख रहा है कि ये सेक्टर के अंदर दिख रहा है कि भाई कंडीशन अच्छी है ना, ये अप साइड में चल रहा है। जैसा कि अगर मैं धन के साइड के ऊपर जाऊंगा, देखिए मैं यहाँ पर सारे सेक्टर लेके आता हूँ, चलो आपको दिखाने के लिए कि कौन से सेक्टर के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो हम जैसा अभी जैसा कि आईटी सेक्टर के अंदर अभी क्रॉस ओवर कर रहा है, तुम आईटी सेक्टर को पकड़ो, उसके अंदर से 1 कंपनी निकालो। फार्मा सेक्टर के अंदर तुम्हारे को दिख रहा है कि फार्मा सेक्टर अच्छा दिख रहा है, तो ये प्रोसेस तुम्हारे को हर 2 महीने में करना है, बरोबर। हर 2 महीने में तुम लार्ज कैप कंपनी देखो, स्मॉल कैप कंपनी देखो, या कोई भी कंपनी देखो, तुम निफ्टी 500 के अंदर से कंपनी निकालो। निफ्टी 500 की जो कंपनी आते हैं वो उसके अंदर लार्ज कैप भी रहती है। अब लार्ज कैप किसको बोला जाता है? लार्ज कैप बोला जाता है 70,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी को। किसको बोला जाता है लार्ज कैप? 70,000 के ऊपर की जो भी कंपनी रहती है उसको लार्ज कैप बोला जाता है, बरोबर। दूसरी 70,000 से 25,000 करोड़ के बीच में की जो भी कंपनी रहती है उसको मिड कैप बोला जाता है, और 25,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी को स्मॉल कैप बोला जाता है। मेरा एक सवाल था जी जी, मैं अभी भी जोड़ रहा था। ROC ROI देखते हैं हम, बट सेल्स का क्या, सेल्स को भी देखना चाहिए? तुम्हारे को वो देखने जाना नहीं, जिसको जो प्रॉफिट कर रही है वो सेल भी कर रही है। अच्छा, मतलब समझा नहीं। जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना वो सेल भी कर रही है। जो कंपनी प्रॉफिट उसका बढ़ेगा नहीं तो वो कंपनी वहां पर दिखना ही नहीं आपको। जिसका ROI बढ़ा हुआ नहीं रहेगा वो कंपनी आपको वहां पर देखने में मिलेगी नहीं। तुम एक आध कोई कंपनी का मेरे को एग्जांपल दो ऐसा कि ये कंपनी यहाँ पर देखो, ये कंपनी का सेल नहीं है और ROI बहुत ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और देखिए फाइनेंस कंपनियां जो भी है, फाइनेंस कंपनी इसके अंदर कंसीडर नहीं की जाती है क्योंकि उनकी ROCE नहीं रहती उनकी, और रहती भी है तो उनके ROCE का कोई मतलब नहीं रहता है। टाटा स्टील में क्यों नहीं है अशफाक भाई? टाटा स्टील का पी नहीं है वहां पर, और ROCE माइनस के अंदर है, मतलब कंपनी लॉस के अंदर, लॉस मेकिंग कंपनी है। उसकी कीमत तो बढ़ती जा रही है। वो देखो वो बढ़ रही है, वो 2 नंबर की बात है भाई। क्या वो लोग उसको हम पहली बात तो देखिए नॉन शरिया भी है वो कंपनी, तो इसके लिए अवॉइड भी करते हैं हम ऐसी कंपनी को। और जो कंपनी खुद होके लॉस बता रही है हमको कंपनी से दूर रहना चाहिए, समझ रहे। हमको जो कंपनी खुद होके बता रही है ना कि मैं लॉस मेकिंग हूं, बरोबर,
तो मैंने वो कंपनी के लिए जाना चाहिए। मैं तो मतलब हमेशा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी कंपनी लॉस में चल रही, तो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? करेंगे आप इन्वेस्टमेंट? नहीं करेंगे। हाँ। तो जो कंपनी तुम्हारे को आरओआई बता रही नहीं और पिछले लगातार 3 साल 5 साल 7 साल से नहीं दिखा रही, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों हमको भाई? देखिए ये मेटल, निफ्टी मेटल है, मैं इसको 5 साल की चार्ट के ऊपर देखूंगा निफ्टी मेटल क्या कर रहा है। तो देखिए निफ्टी मेटल 5 साल की चार्ट के अंदर बुलिश है, मतलब वीकली चार्ट के ऊपर बुलिश है, मैं इसके अंदर बिल्कुल एंट्री कर सकता हूं। दूसरा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा तो मैं 5 साल का देखूंगा। स्किन नहीं दिख रही है इसमें तुम लॉग इन हो जाओ, अनलॉक करो, वापस आ जाओ, दिखेंगे आपको। भाई दूसरे लोगों को दिख रही है स्क्रीन? दिख रही। लॉग आउट करो, वापस एंट्री करो, आ जाएगा स्क्रीन। देखिए आईटी अभी देखिए आईटी सेक्टर अभी नीचे दिख रहा है। आईटी सेक्टर जब हमारे को बुलिश साइन के अंदर देगा, हम जब देखेंगे इसको, ठीक है? हम देखेंगे फार्मा साइडवेज है ना भाई, साइडवेज है आईटी सेक्टर। अब साइड यहाँ पर देखिए फार्मा सेक्टर हमारे को बुलिश साइन दे रहा है बुलिश साइन। अगर मैं इसको हिकेनाइसी कैंडल में देखूंगा तो देखिए हिकेनाइसी कैंडल एंट्री दे रहा है मेरे को यहाँ पर फार्मा सेक्टर के अंदर। तो जो फार्मा सेक्टर मेरे को एंट्री दे रहा है, तो मैंने किसको देखने जाना चाहिए? जो कंपनी आरओआई अच्छा बना रही है, पैसा अच्छा बना रही है, बरोबर। दूसरा, वो कंपनी उसका पी भी नीचे है अभी, मतलब पी नीचे होने का मतलब कि अगर मैं वो कंपनी आज खरीद लेता, वो कितने की भी है, अगर डॉक्टर रेड्डी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, अगर ये कंपनी में आज खरीद लेता तो इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के हिसाब से मैं 18 साल के अंदर ये कंपनी फ्री कर लूंगा। समझ में आ गया? शॉर्टकट के अंदर एकदम। क्या जितने का ये धंधा कर रही कंपनी, 18 साल के अंदर में इसके हिसाब से 18 साल के अंदर में मेरा पैसा 1 लाख करोड़ रुपया, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई कंपनी पूरी पूरी बिक जाती है, सिर्फ वो टेक ओवर वगैरह वगैरह उसके अंदर होता है, प्रमोटर चेंज होते हैं। पर अगर हम इसको ये सोचते हैं कि भाई ये कंपनी हम पूरी खरीद ले रहे हैं, बरोबर, तो ये 18 साल के अंदर में इसका जो आरओआई बन रहा है उसके हिसाब से ये जो सेल कर रही है, जो इसका साल का प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट देखो कितने का होगा उसका। डॉक्टर रेड्डी का देख लेते हैं हम। डॉक्टर रेड्डी, और इससे अच्छा जो समझता है ना वो ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इंशाल्लाह ट्रेंड लाइन का अगर वो डाउनलोड हो जाता है, मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो मैं आपको उसके ऊपर से बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। देखिए 5,000 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रही कंपनी, खर्चा वगैरह निकाल के, है ना? इसका खर्चा देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस 20,000 करोड़ का खर्चा है इसका। 20,000 करोड़ का खर्चा निकालने के बाद में ये नेट प्रॉफिट कर रही 5,000 करोड़ का साल में। तो कितने 18 साल के अंदर 5,500 करोड़ का, 18 साल के अंदर मेरा कंपनी नील हो जाएगा। हम ऐसे सोचेंगे इसको, डॉक्टर रेड्डी को। प्लस डी जोन से बाहर आया हुआ है, और जो भी तुम कंपनी ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे वो कंपनी तुम्हारे को डी जोन से ऊपर ही मिलेगा। अब तुम यहाँ पर तुमको इन्वेस्टमेंट करना है 5 कंपनी के अंदर, तो एक कंपनी के अंदर कितना जा रहा है? 40,000 रुपया। अब तुम ये 5,000 का स्टॉक है, 6,000 का स्टॉक है, ये देख के
पीछे नहीं हटना है हमको। हमको हमारा 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। 1 साल के बाद में ये स्प्लिट करे, बोनस करे या कुछ भी करे, हमारा कुछ से कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ बैठे रहना है इसके अंदर, ये कहाँ पर भी जाए या नीचे गिर जाए, बरोबर। डी जोन के अंदर अगर आ गई तो कंपनी हम टाइम के पहले सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे को किसी को चार्जेस देना नहीं है ना। तो जब तक बाय का सिग्नल चालू है इसके अंदर, तो हम बने रहेंगे इस स्टॉक के अंदर। और जब तक के नीचे नहीं जाता ये स्टॉक, तो हम जब तक सेल नहीं करेंगे इसको, बरोबर। क्लियर हुआ ये चीजें कि हम डॉक्टर रेड्डी को क्यों खरीदेंगे, कि इसका टाइम पीरियड। अब ये सन फार्मा को अगर मेरे को खरीदना है तो सन फार्मा को 36 साल लग जाएंगे उसको फ्री होने को। आरोबिंदा को खरीदना है मेरे को, पूरी कंपनी को, तो 22 साल लग जाएंगे। तो जो मेरे को 18 साल के अंदर पैसा बना के दे देगी, हम वो कंपनी को खरीदेंगे ना। भले हमारा उसके अंदर शेयर रहेगा 10,000 रुपए का, है ना, 10,000 का क्यों ना शेयर हो, पर मेरे 10 के 20 करेगी। तो हम सिर्फ, हमारी जो सोच है कि हमारे को कंपनी सस्ती मिल रही, कंपनी ROI अच्छा कर रही है उसका, बरोबर, तो हम वो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करेंगे। और किसी का कोई सवाल होगा, एक सवाल लेते हैं और खत्म करते हैं। जी सर, जी मेरा सवाल है जी। हाँ थोड़ी देर बोलिए। पहले आप बता रहे थे कि चैंडलियर में 3-3 सेटिंग में आपको बाई सिग्नल ढूंढना है, तो मैं बस तभी ज्वाइन हुआ था उसी। तो उसका टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए? वीकली, वीकली? 5 साल का चार्ट लगाओ। 5 साल का जब चार्ट लगाएंगे तुम, अच्छा, यहाँ पर वीकली आएगा। देखिए मैं सबको हटा देता हूँ, इनको जो भी इसके ऊपर लिखा मैंने भी, इसके अंदर सब हट जाएगा और सैंडलियर एग्जिट रह जाएगा सिर्फ। थ्री थ्री की सेटिंग, वीकली कैंडल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको यहाँ पर। और हिक्या नाशी के अंदर देख लो आप, तो बाय के ट्रेंड में चालू है स्टॉक, बरोबर। ओके भाई, किसी का मिक्सर चालू है क्या है? क्लियर हुआ भाई? क्या आपको ये बाय के सिग्नल के साथ में बैठना है? अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, अप ट्रेंड के अंदर ही स्टॉक आएंगे, वैसे जो स्टॉक अपन निकालेंगे ना, वो अप ट्रेंड के अंदर ऑटोमेटिक आपको अप ट्रेंड में दिखेंगे स्टॉक। ऐसे कुछ ही गिने चुने स्टॉक रहेंगे कि वो अप ट्रेंड में नहीं दिखेंगे। और आप इसके अंदर आपको स्मॉल कैप भी मिलेगी, मिड कैप भी मिलेगी। निफ्टी 500 जब देखेंगे तुम, निफ्टी 500 के अंदर से शॉर्टिंग करेंगे 5 कंपनियों को, तो 5 कंपनी तुम्हारे को ऐसी ही मिलेगी उसके अंदर। देखिए मैंने बीच में अभी उसके अंदर शॉर्टिंग किया था, मैं बताता आपको कौन सी कंपनी शॉर्ट किया था मैंने। मैं ग्रुप चेक कर रहा हूँ उसको। मतलब तकरीबन मैंने मई महीने के अंदर शॉर्ट किया था उनको। दो मिनट लोड हो रहा है वो।
जिसके अंदर एक कोचिंग शिपयार्ड चेन्नई पेट्रो आया था एक, उसके अंदर जिसका ROE अच्छा है, ROCE भी अच्छा है। उसके पेरेंट्स, उसके जो कंपनी है वो कंपनियों के हिसाब से, साथ वाले कंपनियों के हिसाब से। भाई एक सवाल पूछूं? पूछो बिल्कुल। नहीं, वो स्टॉक सिलेक्शन तो समझ में आ गया इंशाल्लाह, मगर वो अभी इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे ना हम, वो पैरेट टेक्निक आपने बोला था ना, वो 5 years और MAC लगा के, वो नहीं वो नहीं टेक्निक कर लगा के, वैसा वो नहीं नहीं क्या? कर नहीं नहीं, आपको सिर्फ सैंडल एग्जिट लगाना है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, और आपको उसको भूल जाना है। वो स्टॉक को आपको रोज उठ के देखना नहीं कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। देखिए इसके अंदर आया था चेन्नई पेट्रोकेम, ICICI सिक्योरिटीज, अडानी पावर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और कोल इंडिया। पर मैंने इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट, जो कंपनियां हैं इसके अंदर, वो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो इन्वेस्ट करके 1 साल बाद ही देने का, वो स्टॉप लॉस नहीं लेने का, है ना? नहीं नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट को टॉप लॉस कहाँ से रहेगा? जनवरी में इन्वेस्ट हाँ करेगा तो नेक्स्ट जनवरी में देखने का। नहीं, आपने बिल्कुल, बोला सवाल था ही वो नहीं। नीचे सेल आ गया तो निकल जाने का बोला। ठीक नहीं नहीं, वो ठीक सेल ठीक मतलब बाय का सिग्नल देखो मैंने उसके अंदर डाला। ठीक है ठीक। ये इस तरीके से नंबर दिया जाता है उसको कि कौन सी कंपनी का क्या नंबर आ रहा है। देखिए पी कितने का आया और उसका ये क्या का आया, है ना? तो इसके अंदर से तुम क्लियर नहीं है उसका, मैंने उसके ऊपर से शॉट मारा है ना, उसको स्क्रीन शॉट था वो मेरे पास में। स्क्रीन हाँ स्क्रीन नहीं सिर्फ आ रहा है। स्क्रीन नहीं नहीं, इसके ऊपर डाला, ग्रुप में डाला मैंने उसको। डॉक्टर रेड्डी का ये है, चार्ट दिख रहा बस। नहीं नहीं, वो तो ग्रुप में डाला मैंने उसको, अपना जो ग्रुप है ना। सैंडलियर एग्जिट की सेटिंग 3 3 की रहेंगी अशफाक भाई यहाँ पर? हाँ 3 3 की सेटिंग रहेगी सर। वैसे अपन 2 2 की यूज करते ना वो 2 2 की यूज करते, पर हम यहाँ पर वीकली देख रहे हैं, और ओके वीकली के अंदर उसके अंदर सही काम करता, 3 3 काम करता है। और तुम जो भी स्टॉक पकड़ेंगे ना उसके अंदर से, ये जैसा पोर्टफोलियो का जो अपना रेशो रहता है, जी पोर्टफोलियो का रेशो साल भर के अंदर अगर उसने 25% रिटर्न दे दिया ना, मतलब बहुत रिटर्न दे दिया इसे जी स्टॉक ने, क्या? पर कोई स्टॉक तुम्हारा 50% चलेगा, कोई स्टॉक तुम्हारा 60% चलेगा, कोई स्टॉक तुम्हारा 90% चलेगा, कोई स्टॉक 10% चलेगा, कोई स्टॉक माइनस में भी रहेगा। तो अपने 5 कंपनी रहेंगी आपके पास में, 2 महीने में एक बार खरीदना है, एक साथ में नहीं खरीदना है, वो भी थोड़े थोड़े करते हुए तुम्हारे को खरीदना है। 2 महीने के अंदर तुम एक साथ में नहीं खरीदना है अपने को। हमको उसको, जैसा एक कंपनी खरीदना है, तुम उसको 4 बार में खरीदो, 5 बार में खरीदो, जब तुम्हारे को नीचे दिख रहा फिर खरीद लो उसको। ये पेमेंट डालना है मेरे को, ये इसके अंदर 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो भी है मेरे पास में पड़ा है उसका, जो मेरे पोर्टफोलियो का अमाउंट है। ये पोर्टफोलियो जब कंपाउंडिंग करने लगे, जैसा तुमने पहले साल तुम्हारा कुछ नहीं दिखेगा तुम्हारे को, दूसरे साल कुछ नहीं दिखेगा, तीसरे साल से तुम्हारे को इसके अंदर असर दिखना चालू हो जाएगा। तीसरे साल से तुम्हारा मेरे हिसाब से पैसा डबल हो जाएगा 3 साल में। 3 साल से जब कंपाउंडिंग करना चालू करेगा ना स्टॉक और तुम्हारा पैसा, ये कंपाउंडिंग बढ़ते चलता है। मतलब कंपाउंडिंग किसको बोला जाता पता है आपको? हम अगर उसको, ज्यादातर लोग समझते कंपाउंडिंग को इंटरेस्ट के अंदर गिनते हैं उसको, पर देखिए आपने पहले सुने होंगे कि वो 64 खाने शतरंज के,
सुने आपने 64 खाने शतरंज के? जी, चावल का था। चावल का दाना, बस उसको एक एक करते बढ़ाते जाओ। एक खाने में एक दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। जब वो बढ़ते चलेंगे और जब वो 10वें के बाद में डबल होना चालू करेंगे वो, है ना। तो उस तरीके से जब तुम्हारा तीसरा साल जब रहेगा ना इसका, तो जब तुम्हारे को इसके ऊपर असर दिखना चालू करेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। और जिसके पास में एक्स्ट्रा पैसा वाला बंदा ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे, कि जिसके अंदर जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालने जाने वाला था और वो म्यूचुअल फंड में नहीं डालते हुए इस स्ट्रेटजी के ऊपर वो पैसा इन्वेस्टमेंट करे, वो 3 साल के बाद में उसको पैसे को डबल करना चालू कर देगा। और उसका जो 10वां साल रहेगा उस दिन उसका पैसा वो 10x से ऊपर हो रहेगा उसका पैसा। मतलब 10 डाले ले, 12 डाले ले, तो उसका डायरेक्ट 10x रहेगा। 1 करोड़ के ऊपर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और कोई रिस्क नहीं इसके अंदर। आप रिस्क ले रहे, 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इसके अंदर, और तुम जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी अच्छे कंपनी है। अब लोग बोलते कि भाई लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म ये है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म को इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, और किसी का कोई सवाल है भाई इसके अंदर अभी? ये इसके रिलेटेड किसी का कोई जो भी सवाल होगा, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, बरोबर। अशफाक भाई, एक मतलब जैसे कि 12 लाख, ये शीट बनी थी उसकी मेरी, ये दिख रही, ये शीट बनी थी इसकी। हाँ, क्या बोल रहे? जी आपने जो एग्जांपल लिया 12 लाख का, मतलब 2 लाख आप हर महीने। 1,20,000 करिए, हर महीने 10,000 डालिए, 20,000 डालिए, आपके ऊपर है जी, हर मतलब हर 2 महीने 20,000 का डालिए। आप पोर्टफोलियो 20,000 का बनाइए, हर 2 जी महीने में 20,000 इन्वेस्टमेंट करना है, कि तुम्हारे ऊपर है वो। क्या हर 2 महीने में 20,000 डालना है आपको? 10,000 का बनाओ, आपके ऊपर है। कौन सी कंपनी में डालना है इसका बिल? ये जो मैं कंपनी निफ्टी 500 के अंदर देखना है, मैंने उसके अंदर ROE ROC जो बताया उस तरीके से आपको काम करना है। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे को 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर शीट शेयर करता हूँ उसकी, वो शीट शेयर एक्चुअली करूंगा। मैंने लेट ज्वाइन किया, जी, मैं लेट हो गया आज ज्वाइन करने में, नहीं मैं तो नहीं देख पाया। ये आज का पोर्टफोलियो के ऊपर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, इस इन्वेस्टमेंट को कैसा करना चाहिए उसके ऊपर था। तो आप वीडियो देख लेना कि वीडियो किस तरीके से रहेगा और वीडियो के अंदर क्या क्या बताया है, वो आप उसको फॉलो करना। अच्छा, नहीं ये अभी जो पोर्टफोलियो बनाने का बोल रहे थे ना, जिसमें 10x हो जाएगा आफ्टर 10 इयर्स। नहीं, ये जो है ये अभी क्लास खत्म हो रही है उसकी, अभी 1 घंटा 23 मिनट हो गए इसको क्लास चालू होने को। तो मैं इसको खत्म करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ये क्लास खत्म करता हूँ मैं अभी। तो ये कल के रोज कल या परसों जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देखो, उसको रिव्यू करो, 2-2 3-3 बार देखो कि मैंने इसके अंदर क्या बताया है। और जो भी ऐसा जो तुम्हारा सवाल रहेगा वो तो मैं हमेशा आ रहा ही हूँ, तो मैं उसके ऊपर ले लूंगा भाई। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम। और अपन फिर से अपना जो रोज करते वो करेंगे अपन।